नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है ईमार साहब की यूट्यूब चैनल में। आज हम लेकर आए हैं NS 2021 कक्षा 10 विज्ञान के लिए दूसरा पेपर सेट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। जल के विद्युत अपघटन में मुक्त हुई हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस का मोलर अनुपात क्या है? जब जल का विद्युत अपघटन किया जाता है तो दो गैसें निकलती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ पूछा गया है कि इनका मोलर अनुपात क्या है। क्या है हमारे पास ऑप्शंस? ये देखिए, 1:1, 2:1, 4:1 या 1:2। तो आइए इसको समझते हैं पहले। ये देखिए, जल को अगर हम विद्युत धारा जल में प्रवाहित करें तो क्या होगा? जल टूटेगा तो जल में अभी देखिए आप कितने हाइड्रोजन है? एक जल के अणु में 2 और एक है ऑक्सीजन। इसका मतलब है जितने हाइड्रोजन जल के एक अणु में उतने बाहर निकलेंगे और ऑक्सीजन जितने उतने बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन 2:1 में निकलेंगे। ठीक है, अब यह अभिक्रिया कैसे होगी वो भी समझ लेते हैं। ये देखिए, H2O के 2 अणु लेने पड़ते हैं विद्युत धारा के लिए, जिसमें 2H2 2 हाइड्रोजन गैस के अणु निकलते हैं प्लस 1 O2 एक ऑक्सीजन गैस का अणु निकलता है। तो हाइड्रोजन के कितने हैं? 2 अणु और ऑक्सीजन के कितने निकले? 1 अणु। तो सही आंसर समझ में आ गया होगा आपके, हो जाएगा 2:1। इस तरह से 2:1 आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते। अगला है, तेल के नमूने को लंबे समय तक ताज़ा बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? कोई भी तेल का नमूना है, उसको ताज़ा बनाए रखना है तो कौन सी गैस उसमें आप डाल सकते हो? ऑप्शन देखिए। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन अथवा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड अथवा हीलियम अथवा नाइट्रोजन। तो सबसे पहले तो ये बात करनी पड़ेगी कि तेल के नमूने को लंबे समय तक हमने अगर ताज़ा बनाए रखना है तो कौन सी गैस प्रयुक्त की जाएगी। तो गैसें किस किस तरह की होती है? देखिए, आप विशेष रूप से एक बात ध्यान रखिएगा, खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए अक्रिय गैसों का उपयोग किया जाता है। जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं उनको अगर खराब होने से बचाना है, क्योंकि कोई भी खाने पीने की चीज़ें खराब क्यों होती है? जब उनका ऑक्सीकरण हो जाता है, वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेती है और अक्रिय गैसें जो है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया को रोक देती है, फलस्वरूप कोई भी खाद्य सामग्री खराब होने से बच जाती है। तो अक्रिय गैसों का उपयोग किया जाता है। अब अक्रिय गैसें हमारे पास हीलियम भी है, जिनोन भी है, नाइट्रोजन भी है, नियोन भी है, क्रिप्टॉन भी है, इसके अलावा रेडोन भी है, बहुत सारी है। लेकिन ये भी आप ध्यान रखिएगा कि सभी अक्रिय गैसों का उपयोग खाद्य सामग्री के परिरक्षण में नहीं किया जाता। खासकर हीलियम, नाइट्रोजन, इन्हीं गैसों का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा हीलियम और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस तो आप जानते हैं कि चिप्स की थैली में भी डली आती है ताकि चिप्स जो है वो समय के साथ खराब ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम में रासायनिक अभिक्रिया होगी? ये हमने पहले वीडियो में भी ऐसे 2 प्रश्न पूछे थे जिसमें रासायनिक और भौतिक परिवर्तन के बारे में बात की थी। तो ऑप्शन हमारे पास है, एक गैस सिलेंडर में निम्न दाब पर ऑक्सीजन गैस का भंडारण। एक सिलेंडर में ऑक्सीजन गैस भरी जा रही है निम्न दाब पर। दूसरा है वायु का द्रवीकरण, चीनी की प्याली में खुले में पेट्रोल रखना और उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर तार को गर्म करना। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं कि रासायनिक परिवर्तन कौन सा, रासायनिक अभिक्रिया कौन सी है। तो देखिए, पहले में सिलेंडर में जब गैस भरी जा रही है तो गैस से द्रव अवस्था हो रही है। दूसरे में वायु का द्रवीकरण है तो भी गैस से द्रव अवस्था है। चीनी की प्याली में खुले में पेट्रोल रखना, तो ये तो पेट्रोल उड़ेगा, वही द्रव से गैस। और उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर तार को गर्म करना, यहाँ पर कॉपर वायु से अभिक्रिया कर लेगा क्योंकि कॉपर तार को जलाया जा रहा है और हम जानते हैं कि कोई भी जलाने की अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो आंसर हो जाएगा द। आगे बढ़ते। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प Mg परमाणु में इलेक्ट्रॉनिक वितरण को सही प्रदर्शित करता है? मैग्नीशियम परमाणु का जो इलेक्ट्रॉनिक वितरण है उसको कौन सा सही विकल्प है वो देखना है। देखिए, ये विकल्प है। अब इन विकल्पों को देखने से पहले हमें समझना होगा कि ये इलेक्ट्रॉनिक वितरण होता कैसे है। देखिए, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है, अर्थात इसमें 12 प्रोटॉन है। परमाणु क्रमांक जितना भी है मैग्नीशियम का 12, उसका मतलब है उसमें 12 प्रोटॉन है।
जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका मतलब इसमें 12 ही इलेक्ट्रॉन है। अब हमें ये पता चल गया कि मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन है, तो अब हमें क्या करना होगा, अब हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होगा। ये देखिए, ये है कक्षाएं। मैग्नीशियम के चारों तरफ कक्षाएं पाई जाती है। पहली कक्षा जिसको के भी कहा जाता है, दूसरी कक्षा जिसको एल भी कहा जाता है, तीसरी कक्षा जिसको एम भी कहा जाता है, चौथी कक्षा जिसको एन भी कहा जाता है, और भी आगे कक्षाएं हो सकती हैं। ठीक है, अब इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन को भरना है। अब देखिए, पहली कक्षा या के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम भरे जा सकते, दूसरी में 8 से कम तो भर सकते हो आप, 8 से अधिक नहीं भर सकते। तीसरी में 18, ज़्यादा से ज़्यादा 18, और चौथी में 32। अब मुझे क्या पता चला कि ये 2 क्यों भरे, 8, 18, 32 ये कैसे आए? तो इसके लिए देखिए सूत्र है, अधिकतम इलेक्ट्रॉन का सूत्र है 2n²। n का मतलब है कक्षा। अगर मैं पहली कक्षा की बात कर रहा हूँ अर्थात के की, तो n का मान आएगा 1। 2 गुणा 1 का स्क्वायर 2, 2 गुणा 2 का स्क्वायर 8, क्योंकि l के लिए 2 आएगा। 2 गुणा 3 का स्क्वायर 18, और 2 गुणा 4 का स्क्वायर 32। तो इस सूत्र से किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे उसका मान ज्ञात किया जा सकता है। तो मेरे पास कक्षाएं हैं, ठीक है, अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे वो मुझे पता है। अब मैं क्या करता हूँ, इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करता हूँ। देखिए, मैंने के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरे सबसे पहले, क्योंकि 2 ही आएंगे इसमें। ठीक है, पूरी भर गई। फिर मैं चला दूसरी कक्षा एल में, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, मैंने 8 पूरे भर दिए, पूरी कक्षा को भर दिया। फिर भी मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो वो मैंने तीसरी कक्षा में भर दिए, एम में भर दिए। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2, 8, 2, अर्थात उत्तर ब सही है। तो आपके समझ में आ गया होगा मैंने कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैग्नीशियम का लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, एक तत्व X में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 15 है और न्यूट्रॉनों की संख्या 16 है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व का सही प्रदर्शन है? ये लीजिए ऑप्शन। अब देखिए, इस तत्व के प्रदर्शन को समझने के लिए हम पहले इसको समझते हैं कि लिखा कैसे जाता है। ये आप 2 X तत्व देख रहे हैं, दोनों ही X है। इसके एक के सर पर A और नीचे Z है, और दूसरे के भी सर पर A और नीचे Z है, लेकिन फर्क है सिर्फ लिखने का, दाएं बाएं कर दिया मैंने इसको। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी तत्व है उसके सर पर चाहे दाहिनी तरफ या बाईं तरफ किधर भी लिखा हो, जो संख्या लिखी रहती है वो कहलाती है A, और नीचे जो संख्या लिखी रहती है वो कहलाती है Z। ठीक है, समझ में आ गई बात? आप देखिए, विकल्प ए में मैंने 31 और 15 को कैसे लिखा है, और विकल्प बे में मैंने 16 और 31 को कैसे लिखा है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि नीचे की संख्या दाईं तरफ भी लिखी जा सकती है और बाईं तरफ भी लिखी जा सकती है। ऊपर की संख्या भी दाईं तरफ या बाईं तरफ, आपको किसी भी तरफ मिल सकती है। ठीक है, अब समझते हैं। अब ये संख्या जो ऊपर लिखी है इसका क्या मतलब है, और नीचे लिखी है इसका क्या मतलब है। ये जो है वो है द्रव्यमान संख्या, अर्थात प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, जेड है परमाणु क्रमांक, जेड है परमाणु क्रमांक अर्थात प्रोटॉन। परमाणु क्रमांक का मतलब प्रोटॉनों की संख्या। और ये भी ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं। तो हमें प्रश्न दिया है तत्व X में इलेक्ट्रॉन की संख्या 15 है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 15 है, तो मुझे पता है प्रोटॉन की संख्या भी 15 है, क्योंकि मैं जानता हूं इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन होते हैं, और प्रोटॉन 15 है, इसका मतलब जेड का मान 15 आएगा। ठीक है, न्यूट्रॉन 16 है, तो न्यूट्रॉन मेरे पास 16 है, प्रोटॉन 15 है, तो देखिए ए द्रव्यमान संख्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दिया जाएगा और 16 और 15 31 हो जाएगी। तो जेड का मान आएगा 15 और ए का मान आएगा 31। तो कौन सा ऑप्शन ए सही होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक तत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन से विकल्प सही है? ये देखिए, यहां अभी हम पिछला प्रश्न हल करके ही आए। परमाणु संख्या, इसका मतलब तो प्रोटॉनों की संख्या होती है। द्रव्यमान संख्या, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। परमाणु द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन कभी जुड़ते ही नहीं है। ठीक है, तो इसका विकल्प होगा बी सही, द्रव्यमान संख्या। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या द्रव्यमान संख्या या परमाणु द्रव्यमान ए कहलाता है। अभी इसी से पहले प्रश्न में हमने इसको हल किया था, तो आंसर होगा ब।
द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। आगे देखिए, कौन सा कोशिका अंगक कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ और औषधि को आविष रहित करने की मुख्य भूमिका निभाता है। कहने का मतलब ये है कि कोशिका में ऐसा कौन सा अंग है, कोशिकांग है, जो विषैले पदार्थ और औषधि, जो भी हम दवाई लेते हैं, उसको निरावेशित करता है, उसके विष को खत्म कर देता है, वो कौन सा है। ठीक है, तो आंसर है चिकनी अंत्यद्रवी जालिका। इसका काम है डिटॉक्सिफिकेशन करना, अर्थात निराविषीकरण करना, ताकि हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ रह सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां, निम्नलिखित में से किसको कोशिका की रसोई कहा जाता है। तो रसोई उसी अंग को कहा जा सकता है जहाँ पर भोजन निर्माण होता है। हम जानते हैं कि रसोई में ही भोजन निर्माण होता है। ठीक है, और ये जो 4 ऑप्शन है उसमें हरित लवक एक ऐसा ऑप्शन है जो पौधों में भोजन के निर्माण की महत्वपूर्ण इकाई है, हरित लवक। तो इसे ही कोशिका की रसोई कहा जाएगा। रसोई का मतलब जहाँ भोजन बनता हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रक के अलावा वह अंगक जिसमें डीएनए होता है। तो देखिए, डीएनए पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए होता है। ये विशेष बात याद रखने योग्य और ध्यान रखने योग्य। और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा केंद्र भी कहा जाता है, पावर हाउस भी कहा जाता है, शक्ति गृह भी कहा जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है हमारी कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है। और ध्यान रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया हमारे शरीर को एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी। तो इसका खुद का डीएनए है माइटोकॉन्ड्रिया का। आगे बढ़ते हैं। किसी व्यक्ति की दुर्घटना में हाथ की दोनों बड़ी हड्डियां अपने स्थान से हट गई। निम्नलिखित में से कौन सा संभावित कारण हो सकता है। दुर्घटना हुई, हाथ की दोनों बड़ी हड्डियां जो है वो अपने स्थान से हट गई। अब कारण क्या हो सकता है इसका। कंडरा का टूटना। कंडरा क्या है? कंडरा है जो कि अस्थि को पेशी से जोड़ती है, हड्डी को पेशियों से जोड़ती है, वो है कंडरा। ठीक है, लेकिन हड्डियां हटी है एक दूसरे से, इसका मतलब हड्डियां एक दूसरे से, दोनों जो हड्डियां हैं वो एक दूसरे से हटी है, इसका मतलब हड्डी जो है, हड्डियां आपस में हटी है, ना कि कंडराएं टूटी है। कंकाल पेशी का टूटना। कंकाल पेशी तो एक पेशी है जो कि हड्डियों को खींचने का काम करती है। स्नायु को टूटना। स्नायु क्या करता है? स्नायु है ये 2 अस्थियों अर्थात हड्डियों या उपास्थियों को जोड़े रखता है। 2 हड्डियों या अस्थियों या उपास्थियों को जोड़े रखता है। ठीक है, और एरियोलर या गर्तिका उत्तक का टूटना। ये गर्तिका में एरियोलर उत्तक पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ हम समझते हैं कि ये प्रश्न जो है ये कहना क्या चाह रहा है। हाथ की दोनों बड़ी हड्डियाँ, हाथ में रेडियस और अल्ना पाई जाती है। ठीक है, 2 हड्डियाँ होती है, वो अपने स्थान से हटी है। इसका मतलब उनके बीच जो है 2 हड्डियों को जोड़ने वाला जो धागा है वो टूटा है। ठीक है, तो 2 हड्डियों को आपस में जोड़ने वाला धागा स्नायु का टूटना स्नायु कहलाता है। मैंने बताया आपको, कंडरा जो है वो पेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। ठीक है, पेशियां खुद अपने आप में खींचने का काम करती है, 2 नंबर। तीसरा है स्नायु का टूटना। स्नायु 2 हड्डियों को जोड़े रखता है आपस में, तो जो ही स्नायु टूटेगा दोनों हड्डियां एक दूसरे से अलग हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा आपका स्नायु का टूटना। इस वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में फिर से आपके लिए प्रश्न लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए